हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे रैंकाइन साइकिल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे आपने पहले पढ़ रखा है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ब्रिटॉन साइकिल, तो इनका हर किसी का एक एप्लीकेशन होता है। जैसे ऑटो साइकिल किसके लिए एप्लीकेबल है? पेट्रोल इंजन के लिए। डीजल साइकिल किसके लिए एप्लीकेबल है? डीजल साइकिल एप्लीकेबल है आपका डीजल इंजन के लिए। ब्रिटॉन साइकिल गैस टरबाइन के लिए। इसी तरह से जो रैंकाइन साइकिल होती है ये आपका एप्लीकेबल होती है किसके लिए? थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, है ना। या मैं बोलूँ स्टीम टरबाइंस जो होती हैं वो स्टीम टरबाइंस बेसिकली ऑपरेट होती हैं ऑन द रैंकाइन साइकिल। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह का सेटअप रहता है। तो सबसे पहले रैंकाइन साइकिल पढ़ने के लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट में कौन से मेन कंपोनेंट यूज़ होते हैं। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी जो इंजन होता है उसको ऑपरेट करने के लिए आपको 4 साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक में हीट का एडिशन होता है, एक में हीट का रिजेक्शन होता है, एक में आपको वर्क सप्लाई करना पड़ता है और एक में आपको वर्क मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट देखते हैं। तो यहाँ पे आप थर्मल पावर प्लांट देख सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट में 4 कंपोनेंट होते हैं। ये बेसिकली जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कहलाता है बॉयलर। ठीक है। बॉयलर बेसिकली हाई प्रेशर वेसल होता है जिसके अंदर हीट स्टीम जनरेट होती है और आप इसमें क्या करते हैं? हीट का एडिशन करते हैं, है ना। फ्यूल का कंबशन होता है। फ्यूल क्या हो सकता है? कोल यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल गैस यूज़ हो सकती है, उसका कंबशन होता है। और कंबशन से आपका जो वाटर है, वाटर किस में चेंज हो जाता है? स्टीम में चेंज हो जाता है। फिर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली जो स्टीम है उस स्टीम को आप कहाँ भेजते हैं? टरबाइन। तो बेसिकली बॉयलर में हीट का एडिशन होता है, टरबाइन में वही स्टीम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम का एक्सपांशन होता है और वो टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उससे टकराती है। तो टरबाइन जो ब्लेड्स हैं वो बेसिकली एक शाफ्ट माउंटेड होते हैं। तो जब जो स्टीम है वो ब्लेड से टकराएगी तो उसकी वजह से आपकी ब्लेड रोटेट होती है और उससे शाफ्ट रोटेट होती है। तो इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी बनती है। मैं इसको दोबारा से बोलूँ तो स्टीम टरबाइन में क्या होता है? स्टीम का एक्सपांशन होता है, एक्सपेंशन होने से आपको वर्क मिलता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। उसके बाद जब स्टीम का एक्सपांशन हो गया तो यहाँ पे वेट स्टीम रहती है एक तरह से, और वो वेट स्टीम को हम पास कराते हैं किससे? उसको पास कराते हैं हम कंडेंसर से। ये आप यहाँ पे कंडेंसर देख रहे हैं। अब कंडेंसर बेसिकली कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्टीम होती है उसका हीट का रिजेक्शन होता है। हीट का रिजेक्शन बेसिकली यहाँ पे किस तरह से हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं जिसमें एक तरफ से आप कोल्ड वाटर सप्लाई करते हैं, दूसरी तरफ से आपका वार्म वाटर बाहर आता है और ये ट्यूब्स के अंदर होता है। और ट्यूब के बाहर बेसिकली क्या है? स्टीम आती है और वो स्टीम किस में चेंज हो जाती है? वाटर में चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो वेट स्टीम आएगी और यहाँ पे जो आपको मिलेगा आउट पे ये वाटर मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका कंडेंसर होता है। कंडेंसर बेसिकली स्टीम हीट रिजेक्ट करती है और स्टीम जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है? वाटर में चेंज हो जाती है। यहाँ पे आपको वाटर मिलता है। फिर उस वाटर को आप यहाँ से पंप लगा के आप कहाँ पे सप्लाई कर देते हो? बॉयलर में सप्लाई कर देते हो। पंप की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आप टरबाइन में प्रेशर कम हो गया और यहाँ पे बेसिकली लो प्रेशर होगा। मतलब पंप से पहले जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होगा और किसी भी चीज़ का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो लो प्रेशर को हाई प्रेशर में चेंज करने के लिए आपको क्या लगा दिया? आपने पंप लगा दिया, है ना, प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं इस रैंकाइन साइकिल को कैसे टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे शो करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये ऑर्डिनेट कहलाता है और ये अबसीसा कहलाता है ना। ऑर्डिनेट मतलब बाई एक्सिस, अबसीसा मतलब एक्स एक्सिस। तो ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे आप टीएस डायग्राम देख सकते हैं और इस टीएस डायग्राम आप देखेंगे ये बेसिकली वेपर डोम है। ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और इसमें डोम में ये कहलाता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। ये बेसिकली जो है इस तरफ यहाँ पे इधर ये कहलाती है सैचुरेटेड वेपर लाइन और इस तरफ जो है ये कहलाती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है। इसमें इसके बाद आप देखेंगे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली है क्या यहाँ पे? ये जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, इस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के इस तरफ जो होगा वो लिक्विड होगा और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है इसके इस तरफ होगा वो गैसियस फॉर्म होगा, वेपर फॉर्म होगा। और यहाँ पे बेसिकली होगा लिक्विड और वेपर का मिक्सचर। डोम के अंदर क्या होगा? ये वेपर डोम है। इस डोम के अंदर लिक्विड और गैस का मिक्सचर होगा और डोम के इस तरफ लिक्विड होगा और डोम के इस तरफ गैस होगा। ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम शो करते हैं कहाँ पे? इस टीएस डायग्राम पे। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही हैं इन प्रोसेस को आप इधर शो कर रहे हैं टीएस डायग्राम में। तो उसके लिए आपने क्या किया? यहाँ पे किया आपने
ये पंप है, पंप में आप वर्क सप्लाई कर रहे हो, तो पंप में जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को हम मानेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, है ना। क्यों कंप्रेशन मानेंगे? वर्क आप सप्लाई कर रहे हैं, वर्क से भाई पंप को चलाने के लिए क्या आपको मोटर लगाना पड़ेगा, मोटर आपको पावर सप्लाई कर रहा है और बेसिकली जो लिक्विड है उसको कंप्रेस किया जा रहा है, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, और प्रेशर के साथ आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रही है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 2 में जो प्रोसेस हो रही है ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है ना। और यहाँ पे प्रेशर इतना था, 1 पॉइंट प्रेशर 1 है और प्रेशर बढ़ गया फिर और टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। और ये चूँकि एंट्रोपी है, ये वाली लाइन, ये एंट्रोपी शो कर रहा है ये एक्सेस, तो एंट्रोपी कांस्टेंट है तो इसलिए ये वर्टिकल लाइन बन गई। उसके बाद क्या होगा, 2 से 3 जो प्रोसेस होगी वो बॉयलर में हो रही है, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि बॉयलर में जैसे ही आपने वाटर को सप्लाई किया है तो सबसे पहले पानी की हीटिंग होगी, हीटिंग होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पे हम बात करते हैं तो वाटर को यदि हीटअप कर रहे हैं तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लीजिए आपने 30 डिग्री सेल्सियस वाटर लिया, तो यदि आप उसको हीटअप कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये उसका टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब क्या होगा, उसका फेज चेंज होगा, मतलब किस में, लिक्विड से वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली चीज़ ये है कि वाटर को 30 से आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक जब हीटअप किया तो जो हीट होती है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट, और जब फेज चेंज होता है जो हीट पिक्चर में आती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो ये बेसिकली लेटेंट सेंसिबल हीट है और यहाँ पे ये लेटेंट हीट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये 2 से 3 प्रोसेस है, इसमें सेंसिबल हीट और लेटेंट 2 से 3, ये 0.2 था, ये 0.3 है। तो ये 2 से 3 प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, बॉयलर में हो रहा है, जिसमें पहले आपका ये मतलब वाटर का जो हीटिंग हुई, हीटिंग होने का उसका फेज चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी तरह से किस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, ठीक है। अब यदि इस बॉयलर से जो स्टीम आ रही है वो ड्राई सैचुरेटेड है, आपको मालूम होगा 3 तरह की स्टीम होती है, वेट स्टीम होती है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती है और सुपर हीटेड स्टीम होती है। वेट स्टीम का मतलब जिसमें वाटर के पार्टिकल्स होते हैं कुछ, सैचुरेटेड स्टीम का मतलब एग्जैक्टली आपका, जैसे फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टीम का जो फॉर्मेशन है वो 2 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, एक तो प्रेशर पर डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि आप प्रेशर को कम करें तो इवन 10 डिग्री सेल्सियस पर भी आप स्टीम बना सकते हैं। एनीवे, तो हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको क्या मिलेगा, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मिलेगी। और उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे आप हीट करते हैं, मान लो 110 डिग्री सेल्सियस पे तक हीट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट है, ठीक है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सपांशन हो रहा है। ये एक्सपांशन किस केस में हो रहा है, जब आपका स्टीम जो आ रहा है 3 से 4 टरबाइन में वो ड्राई सैचुरेटेड है। अब मान लीजिए स्टीम सुपर हीटेड है, सुपर हीटेड है तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर और ज़्यादा होगा, तो सुपर हीटेड मतलब ये 3 डैश पॉइंट हो गया, सुपर हीटेड होगा तो उस केस में आपका और ज़्यादा एक्सपांशन होगा। तो आप देख सकते हैं टीएस डायग्राम का सुपर हीटेड जब होगा तो आप टीएस डायग्राम का एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने का मतलब ये है, पहले क्या इतना एरिया था ड्राई सैचुरेटेड केस में, लेकिन यदि सुपर हीटेड होगा तो यहाँ पे एरिया इतना है, तो एरिया आपका बढ़ गया। मतलब स्टीम यदि आपकी सुपर हीटेड होगी तो आपको ज़्यादा इफिशियंसी मिलेगी या ज़्यादा वर्क मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 4 to 1 में प्रोसेस हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, कंडेंसर में हो रहा है, ठीक है। 4 से 1 में क्या हो रहा है, आपका हीट का बेसिकली फेज चेंज हो रहा है, मतलब जो स्टीम है वो किस में चेंज हो रही है, वाटर में चेंज हो रही है, और फेज चेंज होगा तो वहाँ पे जो, और ये फेज किस पे चेंज हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपका ये एंट्रोपी कम होती जा रही है ना, क्योंकि हीट का रिजेक्शन होगा तो ऑब्वियसली एंट्रोपी कम होगी, और हीट का एडिशन होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ, और हीट का रिजेक्शन हो रहा है तो एंट्रोपी इधर क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना था, तो ये मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको कौन से प्रोसेस 1 से 2 मैंने बता दिया। प्रोसेस 1 से 2 क्या है, बेसिकली जो फ्लूइड है उसको पंप किया जा रहा है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, और इसको प्रोसेस को नाम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ऐसी प्रोसेस 2 से 3 है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस 2 से 3 है, ये प्रोसेस 2 से 3। तो प्रोसेस 2 से 3 है वो बॉयलर में हो रही है, ठीक है। और बेसिकली एंट्रोपी के टर्म्स एंथैल्पी के टर्म्स में निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। एंथैल्पी की निकालने के लिए आपका स्टीम टेबल एचएस चार्ट होता है, मोलियर डायग्राम होता है, और स्टीम टेबल हम यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो 2 से 3 जो प्रोसेस है उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशन हो रहा है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि जैसे इनिशियली गया पंप से पानी, ठीक, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली स्टीम निकलती भी जा रही है और वाटर आता भी जा रहा है ना। तो जब स्टीम निकलेगी तो ऑब्वियसली प्रेशर थोड़ा कम होगा, लेकिन कंटिन्यूसली आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो उससे प्रेशर बढ़ेगा। इवन आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हम एवरेज है ना, ऑन एवरेज ये मान के चलते हैं कि प्रेशर क्या है बॉयलर के अंदर कांस्टेंट रहेगा। फिर आपने 3 से 4 जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली एक्सपांशन हो रहा है, ये टर्म समझ आता है। तो वो मतलब उसमें प्रेशर टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो जाएगा। ऐसे 4 to 1 है, तो 4 to 1 में क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है। तो ये बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। ये सब बता दी मैंने। अब इसको मैथमेटिकली किस तरह से, अब मैथमेटिकली जैसे हम माने इसमें Q क्या है, मास फ्लो हीट फ्लो रेट है ना। रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब एनर्जी पर यूनिट है। M क्या है, मास फ्लो रेट है, मास पर यूनिट है। W क्या है, वर्क मिल रहा है आपको। एटा थर्मल मतलब थर्मल इफिशिएंसी, एटा पंप मतलब पंप की इफिशिएंसी, एटा टरबाइन मतलब टरबाइन की इफिशिएंसी। और H1 H2 H3 H4 ये क्या है, H1 H2 H3 H4 ये कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे जो इंथैल्पी होगी इस पॉइंट पे ये H1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, H3 हो जाएगा, H4 हो जाएगा। तो ये इंथैल्पी है। और इंथैल्पी का मतलब समझ सकते हैं आप एनर्जी कंटेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। P1 P2 क्या है, प्रेशर है ना, 2 प्रेशर के बीच में ऑपरेट हो रहा है बेसिकली ये। एक तो आपका लो प्रेशर, एक हाई प्रेशर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी चीज़ देख सकते हैं, लो प्रेशर का रीजन कौन सा है, आप देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है ये लो प्रेशर का रीजन है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये हाई प्रेशर का रीजन है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्रेशर के बीच में ये ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, इस जगह पर्टिकुलर जगह प्रेशर कांस्टेंट है ना। इस पर्टिकुलर जगह प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर कहाँ चेंज हो रहा है, एक प्रेशर यहाँ पे चेंज हो रहा है पंप में, एक प्रेशर पंप में मतलब प्रेशर बढ़ रहा है और टरबाइन में प्रेशर कम हो रहा है। तो ये फिर आप इफिशिएंसी निकालते हैं, तो इफिशिएंसी का आपको मालूम है वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे Q अपॉन M निकाल दिया इनने, ठीक है। तो हीट इनपुट क्या हो जाएगा, जैसे हीट का भाई हीट हम कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं ये 3 से 2 में, तो ये हो जाएगा S3 माइनस S2 और मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हीट सप्लाइड आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दिया हुआ है Q अपॉन M, है ना, या ये भी कर सकते हैं Q इनपुट इक्वल्स M, है ना। मास फ्लो रेट हर केस में बराबर होगा, मतलब जो मास फ्लो रेट बॉयलर में होगा वही मास फ्लो रेट टरबाइन में होगा, वही पंप में होगा, वही कंडेंसर होगा। तो ये Q इक्वल्स हो जाएगा M S3 माइनस S2। ऐसे Q आउट मतलब हीट रिजेक्ट है, Q आउट का मतलब हीट रिजेक्ट, और हीट का रिजेक्शन कहाँ हो रहा है 4 to 1 में, तो हीट का रिजेक्शन हो जाएगा H4 माइनस H1, ठीक है। तो ये H4 माइनस H1 हो गया। ऐसी वर्क कहाँ सप्लाई कर रहे हो, वर्क आप सप्लाई कर रहे हो इधर, है ना, 1 से 2 में, तो वर्क इनपुट क्या हो जाएगा H2 माइनस H1। हमेशा मतलब ज़्यादा वाले को पहले लेना है और कम वाले को बाद में लेना है, जिससे आपका पूरा प्रॉपर आ जाए। तो ये आ गए आपके, ठीक है। तो आपने हीट इनपुट निकाल लिया, हीट आउटपुट निकाल लिया, वर्क कितना है, और वर्क टरबाइन का वर्क ये हो गया, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है नेट वर्क कितना होगा, नेट वर्क होगा बेसिकली टरबाइन का वर्क माइनस पंप का वर्क। लेकिन पंप का वर्क होता है वो टरबाइन की कंपेरिजन बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए हम पंप वर्क को कभी कभार क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इफिशिएंसी निकालने के लिए तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो आपका टरबाइन इफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चल के हम इस पर कोई बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आप मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पर भी जुड़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।